नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में लाभ भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो की सहायता से हम ये समझ पाएंगे कि हमें अपने जीवन में लाभ होगा अथवा नहीं होगा, लाभ कितनी मात्रा में होगा, और इसके अलावा क्या हमारी कुंडली में जो लाभ है, इस ग्रह है, क्या वो हमारी सहायता कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा उपायों पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारा लाभेश कौन है और किस प्रकार से हमारी ये सहायता कर सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, तो कृपया सभी से निवेदन रहेगा, कृपया कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप इसका लाभ उठा पाएं। आइए शुरू करते हैं। सूत्रों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमारे पास भावों की जानकारी होनी चाहिए। यानी हमें यह पता होना चाहिए कि किस भाव को किस नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सूत्रों पर चर्चा करेंगे तब इनकी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए पहले इसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं। ध्यान रखें, जहाँ पर ये तनु लिखा हुआ ये लग्न भाव कहलाता है कुंडली का, यानी प्रथम भाव, चाहे राशि का अंक जो भी लिखा हो, लेकिन इसका स्थान फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। उदाहरण स्वरूप ये पहला भाव लग्न भाव, दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, और ये 11वें नंबर का जो भाव लिखा है ये आपका आय भाव कहलाता है, यानी लाभ भाव कहलाता है। आज इसी से संबंधित सूत्रों की हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा है, ये आपका भाग्य भाव कहलाता है। इसके अलावा 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ सहज भाव या पराक्रम भाव, चौथे नंबर का भाव सुख भाव, 5वें नंबर का भाव आपका संतान भाव, 6ठे नंबर का रिपु भाव, 7वें नंबर का जहाँ पर जाय लिखा हुआ इसका मतलब है ये आपका पत्नी भाव कहलाता है या फिर व्यापार भाव कह सकते हैं इसे आप। इसके अलावा 8 नंबर जहाँ लिखा है ये रंध भाव कहलाता है आपका। 10 नंबर का अंक जहाँ पर लिखा हुआ ये कर्म स्थान, और 11वें नंबर का लाभ भाव, और 12वें नंबर का आपका व्यय भाव कहलाता है। आइए अब इनके मालिक को और समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा है उसका मालिक कौन होगा, 2 नंबर का अंक लिखा है उसका मालिक कौन होगा। इसके बाद हम सूत्रों पर विचार करेंगे। हमने भावों को समझ लिया, अब राशियों को भी समझ लेते हैं एक बार कि अगर किसी भाव में कोई अंक लिखा है तो उसका मालिक कौन सा होगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया आप इसे समझ लें। इसके बाद हम सूत्रों पर अभी विचार कर रहे हैं। ध्यान रखें, कुंडली में कहीं पर भी अगर 1 नंबर का अंक लिखा है तो मेष राशि होगी, 8 नंबर का अंक लिखा है तो वृश्चिक राशि होगी, और उसका जो स्वामी होगा वो मंगल ग्रह होगा। कहीं पर भी अगर 2 नंबर का अंक लिखा है तो वृषभ राशि, 7 नंबर का अंक लिखा है तो तुला राशि, और उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो आपका शुक्र ग्रह होगा। कहीं पर अगर 3 नंबर का अंक लिखा है तो मिथुन राशि, 6 नंबर का अंक लिखा है तो कन्या राशि होगी, और उसका जो मालिक ग्रह होगा वो आपका बुध ग्रह होगा। कहीं पर अगर 4 नंबर का अंक लिखा है तो कर्क राशि होगी, और इसका जो स्वामी होगा वो चंद्र ग्रह होगा। 5 नंबर का अंक लिखा है कहीं पर तो इसका मतलब है कि सिंह राशि होगी, और इसका जो स्वामी ग्रह होगा वो सूर्य ग्रह होगा। कहीं पर अगर 9 नंबर का अंक लिखा है तो धनु राशि होगी, 12 नंबर का अंक लिखा है तो मीन राशि होगी, और इसका जो स्वामी ग्रह होगा वो आपका गुरु ग्रह होगा। कहीं पर ध्यान रखें 10 नंबर का अंक लिखा है तो मकर राशि, और 11 नंबर का अंक लिखा है तो कुंभ राशि होगी, और इसका मालिक ग्रह जो शनि ग्रह होगा। इस प्रकार हमने पहले भावों को जान लिया, फिर अब राशि और राशि के स्वामियों को जाना। ठीक है, अब हम भावों के लाभ भाव से संबंधित जो ज्योतिष सूत्रों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो उस पर आप विचार करते हैं। आज का हमारा पहला ज्योतिषी सूत्र यह है कि कुंडली में लाभेश कहीं भी बैठेगा तो शुभ फल ही देगा। यानी कुंडली में लाभेश कहीं पर भी बैठेगा तो वो शुभ फल ही देगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली है। अब लाभ भाव में जो लाभ भाव का जो मालिक ग्रह होता है उसे लाभेश कहा जाता है। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली हुई तो 11 नंबर का अंक लिखा होगा यहाँ पर। अब 11 नंबर का जो मालिक ग्रह होता है हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसका जो मालिक ग्रह होता है वो शनि ग्रह होता है। अब ये शनि कहीं पर भी कुंडली में बैठेगा तो शुभ फल प्रदाता ही बनेगा। यानी कुंडली में देखा जाए तो एकमात्र ऐसा ग्रह लाभेश ही होता है जो कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाएगा तो वो लाभ ही देगा। हालांकि अन्य बातों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि आज का हमारा मूलभूत विषय है लाभ को बताने वाले अतुलनीय ज्योतिषीय सूत्र। यानी केवल लाभ से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। ध्यान रखें, शुभ स्थिति में होना चाहिए, पर्याप्त अंश बल के साथ मौजूद होना चाहिए, लग्नेश का मित्र होना चाहिए। ठीक, कम से कम इन बातों को तो आपको ध्यान रखना होगा। और लाभेश अगर
कहीं पर भी बैठेगा तो वो हमें लाभ ही देगा। पहला सूत्र आज का। अगले सूत्र पर अब विचार करते हैं। आज का हमारा अगला सूत्र यह है, यदि भाग्येश एकादश भाव में बैठ जाए तो निश्चित ही जातक जो है धनवान होता है। यदि भाग्येश एकादश भाव में जाकर बैठ जाए तो निश्चित ही जातक जो है धनवान होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली है तो आप देखेंगे कि भाग्य भाव में जो है राशि 9 नंबर का अंक लिखा होगा। अब 9 नंबर का मालिक ग्रह हम ऑलरेडी जानते हैं कि गुरु ग्रह होता है, ठीक है। और 11 नंबर लिखा होगा भाग्य भाव लाभ भाव में, तो इसका मालिक ग्रह वो शनि ग्रह हुआ। तो हमारा सूत्र क्या बोल रहा है कि यदि भाग्येश एकादश भाव में बैठ जाए, यानी अगर इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो गुरु ग्रह है वो अगर आपका 11वें भाव में जाकर अगर बैठ जाता है तो निश्चित ही जातक जो है धनवान होता है। ठीक, अगले सूत्र पर अब विचार करते हैं। आइए आज के तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। ध्यान रखें, कुंडली में दूसरा भाव और 11वां भाव मजबूत है और इसके स्वामी मजबूत अवस्था में है तो जातक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। मेष लग्न की कुंडली में धन भाव के में 2 नंबर का अंक लिखा होगा, इसका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह हुआ। और 11वें भाव में 11 नंबर का अंक लिखा होगा, इसका मालिक ग्रह शनि हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है, यानी धन भाव और लाभ भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी मजबूत अवस्था में भाव हो और इनके मालिक यानी शुक्र और शनि मजबूत अवस्था में हुए तो जातक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है, धन के संचय का विचार किया जाता है और 11वें भाव से लाभ का विचार किया जाता है। यदि व्यक्ति के पास लाभ भी हो रहा है, धन का संचय भी हो रहा है, तो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पैसा अपने आप हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर राशियों के अंक अलग अलग लिखे होते हैं, उनके राशियों के अंक के मालिक को हमें देखना होगा और इनकी आपसी मित्रता भी चेक करनी होगी। यदि आपसी मित्रता इनमें है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है, सम भी है, तब भी हमें ये पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराने में ये हमारी सहायता करेंगे। आज का हमारा चौथा सूत्र यह है कि यदि कुंडली में लग्नेश और लाभेश मित्र हो तो जातक धनवान होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। लग्नेश यानी लग्न का मालिक और लाभेश यानी लाभ भाव का मालिक। अब ये मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर आपका लग्नेश मंगल हुआ और लाभेश शनि हुआ। हालांकि मंगल और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुंडली में इनकी तात्कालिक मित्रता है तो निश्चित रूप से जातक जो है धनवान होगा। अब लग्नेश और लाभेश अलग अलग हो सकते हैं, आप अपनी कुंडली के अनुसार इसे चेक कर सकते हैं। आइए अन्य सूत्र पर अब विचार करते हैं। आज का हमारा पांचवा सूत्र यह है, यदि लाभ भाव का मालिक और धनेश आपस में मित्र हो तो, लाभ भाव का मालिक और धनेश आपस में मित्र हो तो जातक धनवान होता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यानी दूसरा भाव यानी धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक मित्र हो तो जातक जो है धनवान होता है। मेष लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर का अंक लिखा है तो शुक्र ग्रह हुआ, 11 नंबर का अंक लिखा है तो शनि ग्रह हुआ। यानी दोनों आपस में अगर मित्र हैं तो जातक निश्चित रूप से धनवान होगा। यानी पक्के तौर पर यह कहा जा सकता है, केवल आपको इनकी लगने से एक बार मित्रता जरूर चेक करनी है और साथ साथ इनका डिग्री वाइज बल चेक करना है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि जातक जो है निश्चित रूप से धनवान है। हालांकि पूरी बात के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी बातें समझ में आ पाए और किन बातों की ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूं इन बातों को भी आप समझ पाएं। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। आज का हमारा अगला सूत्र यह है, ध्यान रखें, धनेश और लाभेश का आपस में कुंडली में कहीं पर भी केंद्र भाव में, लेकिन केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में आपसी संबंध हो जाए, संबंध का तात्पर्य है कि या तो आप साथ साथ बैठे हों या फिर दृष्टि संबंध हो जाए, तो जातक निश्चित रूप से धनवान होता है। मित्रों, आज हमने काफ़ी सारे ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा की और अनेक पहलुओं को जाना। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही ज्योतिषी सूत्र हैं जिनसे हम लाभ को चेक कर पाते हैं। इनके अलावा भी कई सारे सूत्र हैं जिन पर हम आगामी दिनों में विचार करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ बातों को मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा। किसी भी सूत्र पर भरोसा करने से पहले आपको कुछ बातें देखनी होगी। कैसे? सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश है वो मजबूत अवस्था में होना अति आवश्यक है। ध्यान रखें, किसी भी योग अथवा राजयोग का लाभ हमें तभी मिल सकता है कि जब हमारा लग्नेश मजबूत हो, वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, सडबल होना चाहिए।
इसके अलावा वो बकरी है अथवा नहीं, नीच राशि का है या उच्च राशि का है, इन बातों पर भी विचार करना होगा। उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। और जिन सूत्रों की हमने बात की है उनमें वो लाभेश हो, धनेश हो या भाग्येश हो, ये पर्याप्त अंश बल के साथ मौजूद है या नहीं, पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट है क्या, सारी बातों को विचार करने के बाद ही किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिष केवल नेत्र है और संभावनाओं पर आधारित है, कुछ अनुभवों पर आधारित है, ज्योतिषी हमारे ग्रंथ हैं उन पर आधारित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मों पर आधारित है। यानी आपकी कुंडली में पर्याप्त मात्रा में राजयोग हैं, योग हैं, परंतु अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो उन राजयोगों का या उन शुभ योगों का लाभ किसी भी सूरत में नहीं उठा सकते। ये मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ और ये आप स्वयं भी अच्छे से जानते हैं। तो किसी भी योग का फायदा उठाने के लिए आपको अपने कर्मों पर विशेष जोर देना होगा। हाँ, अगर आप अपने कर्म तरीके से कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं चीज़ों को, तो निश्चित रूप से ये योग आपको लाभ देंगे। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।